हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 ओवर हो चुका है। आज चलेगा चैप्टर नंबर 6, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो आपको मैं पहले चेक कर लूँ कि कैमरा हमारा सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। मस्त दिखा रहा है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आज की टॉपिक है। अगर पीछे का टॉपिक नहीं देख क्या हो तो देख के आ जाओ, बड़ी हेल्प करने वाले हो सब आपके यहाँ पे। जितना अधिक अभ्यास करोगे उतना अधिक ये सब क्लियर होगा। क्लास 12 मतलब कि प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करो कोई भी सब्जेक्ट उतना ही बढ़िया से आपको आएगा। और जो सर लोग बताते हैं वही बस नहीं, अलग से भी करना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी है कि जो हम पढ़ा दे वही हो गया तो कलेक्टर बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास कोई मंत्र नहीं है। मंत्र आपके पास ही है, अप्लाई भी आपको ही करना है, ठीक है ना। हम आपकी बस थोड़ी मोड़ी हेल्प कर सकते हैं, कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमको पढ़ना है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को बताने से पहले मैं बता दूं, इसकी हिंदी होती है अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग होता है, ठीक है ना। इसकी हिंदी क्या होती है? अवकलज के अनुप्रयोग। यानी कि अवकलज का हम लोग यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो अवकलज का यूज आपको बताऊं तो फिजिक्स वाला वीडियो देख लो, क्लास 11 का डेरिवेशन। वहाँ पे बताया गया बढ़िया से कि फलाने इतना बढ़ रहे हैं तो फलाने कितना बढ़ेंगे। नहीं, अरे भाई, जब समय के सापेक्ष विस्थापन निकाल रहे थे ds/dt, यही तो वेग होता था। तो यहाँ पे अवकलन ही तो लगाया ना, किसी खास पॉइंट के लिए, किसी खास पॉइंट के लिए अवकलन निकाला था। इसी तरह आपने ना कि ये क्या लिखा है, v बराबर ds/dt, ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वाला फार्मूला है, किसी खास पॉइंट के लिए निकाला था फलाने टाइम में कितना होगा। यहाँ पे आपको यश बराबर कुछ पता होता था t² + t, तो t बराबर 5 सेकेंड पर बताओ इनका वेग कितना होगा। तो पहले यहाँ पे अवकलन करना पड़ता था t के सापेक्ष, फिर अवकलन करने के बाद वैल्यू रखनी पड़ती थी, ऐसे करना पड़ता था। नहीं, तो ये सब अवकलज का अनुप्रयोग तो आप जान ही रहे हो। अवकलज का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं? रेट ऑफ चेंज होता है, बस परिवर्तन की दर जहाँ पे हुई वहाँ पे अवकलज लगा। जहाँ पे परिवर्तन हो रहा है किसी के सापेक्ष वहाँ पे लगा देंगे अवकलन, आराम से लगा देंगे। तो कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। अब देखो जरा, मैं आपको लिख देता हूँ। अगर अवकलज का अनुप्रयोग देखना है, मैं तो यहाँ दिखाने जा ही रहा हूँ, तो वहाँ पे बढ़िया से देख लोगे फिजिक्स में कैसा प्रयोग होता है, बोल सकते हो कुछ भी। चलो, हमने पढ़ा y बराबर fx। अनुप्रयोग मतलब क्या? हमको पढ़ना रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर। वास्तव में हमारा यही टॉपिक है, परिवर्तन की दर, और बेहद ही आसान टॉपिक, आपसे सब वाकिफ है यहाँ पे, ठीक है ना। परिवर्तन की दर फलाने के सापेक्ष फलाने, ढकाने के सापेक्ष ढकाने। तो y बराबर fx कोई फंक्शन है तो हम लिखते थे dy/dx बराबर f'(x). ये वास्तव में है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष y में परिवर्तन। x फल इतना बढ़ा तो y कितना बढ़ेगा। x यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है x पर। तो ये तो जानते ही हो कि पहले से ही जान रहे हो, या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है। जैसे v बराबर विस्थापन ds/dt हमने पढ़ा है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। हो, मजा आ गया, वेलोसिटी आराम से निकल जाएगी। एक्सीलरेशन का फार्मूला पढ़े हो कि dv/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यही सब होता है और कुछ होता थोड़ी है ना। अब देखो यहाँ पे आप इसको समझ रहे हो कि हाँ परिवर्तन ये कि फलाने के सापेक्ष फलाने हैं। तो रेट ऑफ चेंज आपका दो प्रकार का मिल सकता है, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज मैं बता दूं कि दो प्रकार का मिल सकता है। तो ये ऐसा हो सकता है कि हो सकता है x और y दोनों क्वांटिटी हो, दोनों क्या हो, कोई क्वांटिटी हो, कि y किसी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है,
y किसी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लो y बराबर एक वृत्त का एरिया ही हो, मान लो y किसी वृत्त का एरिया हो और x मान लो रेडियस हो, यानी कि वृत्त के रेडियस पर क्या एरिया डिपेंड कर रहा है। मान लो कोई सर्कल है यार, उसमें y एरिया है और ये क्या है, x रेडियस है, तो इसको क्या बोलोगे, d एरिया अपान d रेडियस, यानी कि रेडियस के सापेक्ष एरिया में परिवर्तन, रेडियस के सापेक्ष एरिया में परिवर्तन बोलेंगे। तो हो सकता है कि एक क्वांटिटी हो x यहाँ पे, और हो सकता हो दूसरा कि y जो है वो टाइम पर डिपेंड करता हो सकता है कि y टाइम पर डिपेंड करता हो, टाइम पर डिपेंड करता हो। मतलब y तो कोई क्वांटिटी है, टाइम पर, y एरिया है लेकिन टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो क्या लिखोगे, dy बाई डी टी, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। तो परिवर्तन तो समझ ही रहे हो, अगर y टाइम पर डिपेंड करेगा तो मतलब कि क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर रेडियस पर करेगा, रेडियस क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है ना। पढ़ने तो आपको आ ही रहा होगा। अब ऐसा हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि x और y दोनों अनडिपेंडेंट हो, दोनों मतलब डिपेंडेंट हो। अगला t यहाँ पे क्या हो, t इंडिपेंडेंट हो, तो हमको क्या dx, अरे dy बाई dx निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप जानते हो, dy बाई डी टी अपान dx बाई डी टी, ये दोनों निकालना पड़ेगा कभी कभी। क्वेश्चन के बेस पे सब बनेगा, ये सब क्वेश्चन के बेस पे बनेगा कि दिया रहेगा कि टाइम पर x भी डिपेंड कर रहा है, y पर डिपेंड कर रहा है, तो बताओ x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर बताओ। तो dy बाई dx फार्मूला जानते ही हो, फलाने फलाने d से dt से dt कट जाएगा, dy बाई dx निकल जाएगा आराम से। तो ऐसे भी आ सकता है। तो क्वेश्चन इस तरह के बनेंगे आपके, या तो क्वांटिटी पर डिपेंड करवाएंगे y को, या तो टाइम पर डिपेंड करवाएंगे। अब बेहद मजेदार क्वेश्चन, थोड़ा मोड़ा आपको पहले फील करा दूं, थोड़ा मोड़ा फील कराता हूं, इसको मिटा दो, नोट कर लो कि हमको पढ़ना है कि अगर किसी राशि के सापेक्ष कोई राशि परिवर्तित हो रही है तो उसको कैसे निकालना है, ठीक है। टाइम के सापेक्ष कोई चीज परिवर्तित हो रहा है, टाइम के जैसे टाइम के सापेक्ष तो बढ़िया सा है, टाइम के सापेक्ष विस्थापन कैसा हो रहा है, टाइम के सापेक्ष वेग कैसा हो रहा है, उसे ए से मतलब कि एक्सीलरेशन दिखाएगा। तो मतलब कि एक्सीलरेशन निकालने के लिए टाइम के सापेक्ष वेग कितना बढ़ रहा है, ये हमको अवकलन करना पड़ेगा किसी पॉइंट पर। ऐसे भी देख लो जरा, कभी कभी ऐसे होता है कि पूछ देंगे किसी पॉइंट पर ही बताओ, तो ये तो हो गया सबके लिए नॉर्मल हो गया, लेकिन किसी पॉइंट पर, यानी कि मान लो x बराबर 0 पर ही कर दे, या x बराबर 2 पर, यानी कि इसे क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट x बराबर 2। ये किसी पॉइंट के लिए निकलेगा, किसी खास पॉइंट के लिए निकलेगा, और हमको मोर देन इसी पे काम करना है, किसी पॉइंट पे ही हमको काम करना है, ठीक है ना। सबका नहीं बताना है कि खाली अवकलन कर दो ये काम चल जाएगा। इस पॉइंट पर फलाने का वेग क्या होगा, ऐसे पूछेगा। इस अगर रेडियस 3 हो जाए तब एरिया कितना बढ़ जाएगा, ऐसे पूछेगा प्रश्न, किसी पॉइंट पर ही पूछेगा। तो यहाँ पे हमको अवकलन जब करोगे तो हमारा 2x + 2 कुछ आएगा ऐसे, तो यहाँ पे x बराबर 2 रखना पड़ेगा। अवकलन करने के बाद वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जैसे हम लोग फिजिक्स में क्लास 11th में यहाँ पे करते थे। तो बहुत कठिन नहीं है, अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको कहोगे सर ये तो कुछ नहीं है। तो इसको मिटा के थोड़ा मोड़ा आपको फील कराता हूँ बराबर। चलो थोड़ा मोड़ा आपको और फील कराता हूँ। आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दिया है, एक उठा लिया। मान लो कोई वृत्त दिया है, उसका एरिया a बराबर πr² है। ये सब हम बताते हैं जान के, ताकि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। चाहता तो सीधे किताब को क्वेश्चन लगाता है, रट्टा मार हो जाएगा पूरा का पूरा, रट्टा मारना नहीं है। ये दिया है कोई वृत्त का एरिया a बराबर πr² है, r के सापेक्ष परिवर्तन की दर बतानी है। r के सापेक्ष, r क्वांटिटी है ना एरिया में, ये हो सकता है r के सापेक्ष लिखता हूं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू r, सीधी सीधी बात। तो क्या करोगे, दोनों पक्षों का r के सापेक्ष अवकलन करोगे। जब r पे डिपेंड कर रहा है ना, तो दोनों पक्षों का r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d बाई डी आर ऑफ a इज इक्वल टू d बाई डी आर ऑफ πr²। r पर डिपेंड कर रहा है तो r से कर रहे हैं, और क्या, तो ये हो जाएगा डी डी आर ए, पाई कांस्टेंट है, r के सापेक्ष r² का अवकलन 2r। लो हो गया।
अब ऐसे भी हो सकता है कि किसी खास पॉइंट पर दे दे कि r बराबर a पर बताओ कितना होगा, तो r बराबर a पर कितना हो मतलब कि चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधे लिखोगे, ये तो नॉर्मली सबके लिए हो गया ना, इतना दर से बदल रहा है, लेकिन किसी खास पॉइंट पर कह देगा तो यहाँ पे 2 गुणे पाई गुणे a रखना पड़ेगा किसी खास पॉइंट के लिए। ये हो गया फॉर एनी पर्टिकुलर, फॉर टाइम नहीं बेटा, ये मतलब कि इसकी वैल्यू आर की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर, फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर। समझो हमारी बात को, चूंकि एरिया आर पर डिपेंड कर रहा है तो मतलब कि कहते हैं कि आर जब 3 हो जाएगा तब एरिया कितना हो जाएगा, जब आर 3 हो जाएगा तो एरिया कितना हो जाएगा, तो अवकलन करना पड़ेगा। क्योंकि अवकलन की आवश्यकता पड़ी कहाँ, मैं आपको बताया हूँ कि अवकलन की आवश्यकता वहीं पड़ी कि जब विद्यालय से बच्चा ऐसे नाचते घूमते जाने लगा, कांस्टेंट स्पीड नहीं थी, हर क्षण उसका चाल बदल रहा था, हर क्षण बदल रहा उसका चाल, तो किसी एक पॉइंट पर हमको बताना है कि उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी, तो वहीं पे हमको अवकलन की आवश्यकता पड़ी। एक पॉइंट पे बात करता है, कितना छोटा पॉइंट हो ना सब पे बात कर लेगा, यहाँ पे अवकलन कर दोगे उस छोटे पॉइंट का मान रख दोगे, बताएगा तुरंत, इसीलिए हमको अवकलन की आवश्यकता पड़ी, ठीक है ना। नहीं तो कांस्टेंट होता तो कुछ काम ही नहीं होता। अगर मान लो आप घर से स्कूल आ रहे हो 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से लगातार तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन एक ऐसा दुष्ट लड़का है कि अब सोता 8 बजे है रात को, जागता सुबह को 9 बजे है, 9:30 बजे स्कूल है, तो जल्दी तैयार होता है, तो तुरंत अपनी स्पीड हर क्षण चेंज करता रहता है। तो किसी ने देखा कि इस पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, तो हर क्षण चेंज हो रहा है, हर क्षण बढ़ा रहा है स्पीड, एक्सीलरेशन हर क्षण चेंज हो रहा है, तब निकालने के लिए हमको अवकलन की आवश्यकता पड़ी किसी खास पॉइंट पर। अब ऐसे भी हो सकता है कि एरिया टाइम पर डिपेंड कर रहा हो, जब टाइम पर डिपेंड करेगा दोनों पक्षों का टाइम के सापेक्ष हम करेंगे अवकलन, तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जानते हो क्या हो जाएगा, देखो पाई तो कांस्टेंट है और आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, लेकिन ये t है, ध्यान देना, खत्म थोड़ी हो पाएंगे, यानी कि dr/dt यहाँ पे लगेगा। अब इसकी वैल्यू आपको वहाँ पे कुछ दिया रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू यहाँ पे मिला रहेगा कि रेट मतलब कि टाइम के सापेक्ष रेडियस में परिवर्तन, टाइम के सापेक्ष रेडियस में परिवर्तन आपको ऐसे दिया रहेगा कि मान लो b सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना, तभी वैल्यू रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा 2 पाई r, इसका मान हो जाएगा b। और मान लो किसी खास पॉइंट पर ही पूछ ले, किसी खास टाइम पर t बराबर 5 सेकेंड पर, तो 5 रखना पड़ेगा, 5 दूनी 10 पाई r, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। बिल्कुल मत घबराना, बिल्कुल बस मात्रक यहीं से मिल जाएगा, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस सेंटीमीटर में सब कुछ है और टी का सेकंड हो गया। तो इसी तरह सारे क्वेश्चन करने हैं, तो देर ना करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन पर, इसको मिटाते हैं, बढ़िया से चलते हैं क्वेश्चन पर, इसको मिटाते हैं हम लोग। तो देखो भाई कह रहे हैं वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष बताना है। देखो पहले लिख लो क्या आपको ज्ञात करना जो दिए, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर r के सापेक्ष, यानी कि एरिया में परिवर्तन r के सापेक्ष, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू r, आपको ये निकालना है, ठीक है ना। और बोले हैं कि जबकि r का मान 3 है, r का मान 3 है तो बाद की बात है, पहले हम कहेंगे चूंकि एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है बताइएगा, पाई आर स्क्वायर, a बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर, दोनों पक्षों का r के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि नीचे r आ रहा है, तो d/dr बराबर हो जाएगा d/dr पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट, r के सापेक्ष r का कर 2r हो, खत्म हो जाएगा नहीं। तो चूंकि अब एक खास पॉइंट दिया है ना r बराबर 3 पर, तो dA/dr ए r बराबर 3 पर क्या हो जाए, अरे रुक जाओ नीचे लिखते हैं, ये तो आया इतना, तो dA/dr r बराबर 3 पर निकालना है, कोई बात नहीं, तो पाई गुणे 2 गुणे 3 बराबर 6 पाई, मात्रक क्या हो जाएगा एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर अपान रेडियस का सेंटीमीटर में है ना, काटना मत इसको भाई, ठीक है ना, काट दोगे तो डिस्टर्बिंग होगी। ये बता रहा है कि 1 सेंटीमीटर अगर मतलब कि रेडियस बढ़ रहा है तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो रहा है, वृत्त का एरिया बढ़ रहा है, यही बता रहा है। काट दोगे तो हम लोग क्या यार, कोई अगला देगा को फंस जाएगा नहीं। तो यह मात्रक यहीं से खोज के लिखना, मात्रक जरूर लिखना कि कैसे कैसे हो रहा है।
अब ये हो गया। अब यही फार्मूला आर पे 4 पे लगेगा, यहाँ पे 4 रख लो, तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी आर। जब आर बराबर 4 है तो पाई गुणे 2 गुणे आर का मान 4 रखोगे, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर आंसर। अरे वाह सर, ये तो आ गया। ठीक है, इसको मिटाएं, हो गया, काम खत्म। अब क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मतलब कि आपको दिखेगा, परेशान ना हो, जब मैं बनाऊंगा उसको कट पिट करूंगा तो डाल दूंगा। अब खाली किताब से पढ़ के लगाता हूं, इसको मिटाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, मैं यहाँ से चालू करूंगा, ऊपर जगह छोड़ देता हूं ताकि मैं वहां पे क्वेश्चन आपको दे सकूं, लिख सकूं मैं वहां पे। तो लिखा है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि मेंसुरेशन के जो भी फार्मूले होंगे ना, घन हो गया, घनाभ हो गया, फलाने ढकाने, वृत्त हो गया, गोला हो गया, सबका फार्मूला आप लर्न कर लेना। जो भी आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होगा वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही सब यहाँ पे घटेगा बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन है ना, वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहले लैंग्वेज समझो। लैंग्वेज कह रहा है कि घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ा, यानी कि पर सेकेंड में, 1 सेकेंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जा रहा है। यानी कि क्या दिया है जानते हो, dv बाई dt, यानी कि क्या, ये देखो यहाँ से एक क्यूब यानी कि वॉल्यूम, टाइम मतलब कि टाइम, यानी कि टाइम के सापेक्ष वॉल्यूम बढ़ रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। लैंग्वेज लिखे आना चाहिए, लैंग्वेज हो गया। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है तो बढ़ा रहा हूं। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको नोट कर लो आराम से। कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल मान लो घन का यस हो, या पृष्ठ क्षेत्रफल मान लो, तो टाइम के सापेक्ष सारी बात हो रही है, टाइम के सापेक्ष हो रही है, यानी कि पूछ रहे हैं टाइम के सापेक्ष ds बाई dt कितना होएगा। तो मैं पहले आपको 2 बात याद दिला दूं कि घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन आपको लर्न होगा, अगर घन की भुजा मान लो a है, a मान लो घन का साइड है, दिया होगा साइड यहाँ पे, हाँ दिया है कि इस किनारे की लंबाइयाँ 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर साइड दिया है, कोई बात नहीं। तो वैसे भी घन का आयतन क्या होता है, a का क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है स्टूडेंट, घन, अरे a का क्यूब होता है। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर, 6 पृष्ठ होते हैं और सबका a स्क्वायर क्षेत्रफल, यानी कि 6a स्क्वायर। डी देखो यही निकालना हमको है। मैंने बोला कि यार ds बाई dt तो है ही, मैं पहले यही निकाल रहा हूँ, चलो मैं पहले निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको याद आएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सर होता है 6a का स्क्वायर। तो आप पड़ गया चक्कर में, 6 बाहर आ जाएगा और a स्क्वायर का हो जाएगा 2a, और a अभी तो t के सापेक्ष क्या कर रहे हो, तो da बाई dt बच गया। यानी कि आपको da बाई dt का मान चाहिए, a का मान तो आपको पता ही है, a का मान तो आपको पता ही है, 12 है, ये घन की साइड है ना, ये आपको पता है। पहले वैल्यू मत रख देना, ठीक है ना, ये ऐसा मत सोचने लगा कि तुरंत 12 रख देंगे तो पा जाएंगे, यार चेंज हो रहा है तो किसी तुरंत रख देंगे वैल्यू, इतना आसान थोड़ी है। जब ऐसे वैल्यू को हमको फ्री मिल जाएगी तब वैल्यू को रखेंगे। चलो अब यही इसका मान चाहिए, तो ये दिया, इससे हो सकता है मिल जाए, तो हम बोलेंगे चूंकि dv बाई dt बराबर क्या होता है, घन का आयतन बताओ, तो बोलोगे a का क्यूब, तो आप बोलोगे हो जाएगा 3a का स्क्वायर। चूंकि ध्यान देना यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहा है कि घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, ए बढ़ रहा होगा तभी तो बढ़ेगा, ये डिपेंड कर रहा है टाइम पर, साइड बढ़ रही तभी ना बढ़ रहा होगा। तो ये हो जाएगा da बाई dt। अब जानते हो ये हो जाएगा, इसका मान तो दिया ही है 8, और ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर da बाई dt। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, a का मान रख लो, अब तो रख ही सकते हो, अकलन हो चुका ना, 12 गुणे 12, 12 गुणे 12, यानी कि 8 बटे 3 गुणे 12 गुणे 12 बराबर da बाई dt। ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 3 12, 2 1 9 2 6 12, यानी कि हो जाएगा da बाई dt बरोबर 1336। यहाँ पे वैल्यू ला के रखो,
ये हो जाएगा 6 गुणे 2 गुणे ए का मान तो पता है साइड 12 है और dA/dt यानी कि 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 से 6 कैंसिल, 3 चौके 12 यानी कि 4 दूनी 8/3। ये मात्रा क्या लिखोगे, सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर टाइम यानी कि सेकेंड, यानी कि 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्या हो रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा है। ठीक है ना, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा है, इसी दर से निकल गया। तो ये सब इंफॉर्मेशन जुटाओ और जो पूछता है उसको बताओ, इंफॉर्मेशन जुटा के। देखो मैंने पहले यही लगा दिया अनजान की तो पता चला इसका मान नहीं पता, इसका मान क्यों नहीं पता, क्योंकि ए दिए हैं, ए देगा इसका मान, हो गया बस, कुछ करना थोड़ी है। इसको मिटा के आगे चलते हैं बेटा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं, देखो जरा, dy/dx, ठीक है ना, अगर x के साथ y बढ़ रहा है, अगर x बढ़ रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि x के साथ y यदि इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, x बढ़ने पर y बढ़ रहा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर x के बढ़ने पर y घट रहा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, dy/dx। आपके एनसीईआरटी में बुक में दिया भी है, पेज नंबर 212 पे दिया भी है, बड़े आराम से देख सकते हो। क्या देखना है, देखो ये बस यही देखना है, अगर x के साथ y बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा और x के साथ y घट रहा है तो नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है ना। अब हम चलते हैं, कंसंट्रेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है बच्चे। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। तो हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल गया है। पहला क्या कि वृत्त की त्रिज्या मान लो r है, रेडियस मान लो वृत्त का क्या है r है। तो क्या दिए हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या हो रही है, टाइम के सापेक्ष बढ़ रही है। देखो पर सेकेंड लिखे है ना, पर सेकेंड, यानी कि टाइम के सापेक्ष बढ़ रहा है, यानी कि dr/dt कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जानकारी इकट्ठा करो आराम से। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ज्ञात करो कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। यानी कि dA/dt पूछ रहे हैं। जब टाइम के सापेक्ष रेडियस, टाइम के सापेक्ष एरिया भी निकालना है बस। और क्या पूछे हैं, जबकि त्रिज्या r का मान 10 दिया भी है। अभी तो इसका मान हमको करना भी, लेना भी नहीं है, 10 सेंटीमीटर दिया है, कोई बात नहीं, चलो सॉल्व करते हैं। dA/dt हम निकालने गए तो हमको लगा कि dA/dt निकाल सकते हैं। किसी वृत्त का एरिया क्या हो सकता है, एरिया का मान रखो πr² हो सकता है सर। तो ये हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है 2r। ध्यान देना अभी t खत्म नहीं होगा, यानी कि dr/dt बचा हुआ है। तो ये हो जाएगा 2πr और dr/dt का मान कितना है 3, और यहाँ पे dA/dt, ठीक है ना। अभी हो गया 3 दूनी 6 πr। अब ध्यान देना, यानी कि ये आ गया, dA/dt का मान आ गया कितना, 6 πr आएगा, कि इतना मतलब कि इस रेट से बढ़ रहा है। अगर रेडियस इस रेट से बढ़ रहा है तो एरिया इस रेट से बढ़ रहा है। मात्रक क्या लगाओगे, कहोगे सर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि एरिया का मात्रक सेंटीमीटर, टाइम का सेकेंड। अभी r का मान रख लो भाई, 6 गुणे पाई गुणे r का मान 10, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि 60 पाई सेंटीमीटर। अगर रेडियस पर सेकेंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो जो एरिया है ना पर सेकेंड में 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ रहा है, हर सेकेंड में उतना बढ़ रहा है। तो हो गया, पर हरदम परिवर्तनशील है, बस यही करना है, लगाना है, बस हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टूडेंट ना, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर अब घन है, घन मतलब क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, घन है क्यों। मान लो कि कोई घन का जो साइड है ना, घन का जो साइड है वो मान लो a है, ठीक है ना, लेट a मान लिया, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। किनारा यानी कि साइड, यानी कि dA/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक को है ना। कर घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, ये पूछ रहे हैं। घन का आयतन किस दर, जब t के सापेक्ष अभी है तो t के सापेक्ष अभी लगाएंगे, खत्म बात।
ई पूछ रहे हैं, ठीक है ना, जबकि हमको दे दिया है कि ए बराबर 10 सेंटीमीटर, घन का साइड दे दिया। इसका काम तो डेरिवेटिव करने की बात करते हैं, तो कोई बात नहीं यार, बोलेंगे dv बाई डी टी घन है तो इसका हो जाएगा dt। ए वी मतलब क्या, घन का वॉल्यूम, ए का क्यूब, ए साइड मानो तो ए का क्यूब हो गया, ये हो जाएगा भाई 3a का स्क्वायर, ये लग गया एक्सपेरियन का फार्मूला। अभी ए है ना, ए थोड़ी खत्म होगा अभी क्योंकि टी के सापेक्ष है, तो 3 गुणे ए का मान कितना 10 गुणे 10 और डी ए बाई डी टी का मान कितना 3, यानी कि 3 3 900। ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, सब सेंटीमीटर में है पर सेकेंड बस। यानी कि अगर घन का किनारा 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ता है तो 1 सेकेंड में बढ़ेगा 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। बस हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 लग गया। चलते हैं 5 पर। कह रहे हैं 5 में एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। कोई झील है, शांत पानी है, पत्थर डाल रहे हैं, कोई बात नहीं, तो वृत्त बनाएगा, जानते हो तरंग बना के आगे भागता है वृत्त की तरह। कह रहा 5 सेंटीमीटर तरंगों में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है। बोल रहा है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती हैं। वृत्त के जैसे है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि रेडियस की बात कर रहा है, यानी कि डी आर बाई डी टी कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप एक बढ़िया सा लैंग्वेज दे सकते हो कि चूंकि प्रश्न के अनुसार वृत्त एक मतलब कि जो तरंग है वृत्त के जैसे आगे बढ़ रहा है, तो हम मान लेंगे कि त्रिज्या टाइम पर डिपेंड कर रही है। 5 सेंटीमीटर टाइम पर क्यों जान गए, पर सेकेंड दिया है बस। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, बोल रहे हैं कि जब r बराबर 8 सेंटीमीटर है, देखा एक पॉइंट फिक्स कर दे रहे हैं, क्वेश्चन में कर दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो वृत्त है तो एरिया है, यह पूछ रहे हैं कि एरियावा कैसी बढ़ रहा है टाइम पे, अभी तो टाइम पे निकालना पड़ेगा। तो डी बाई डी टी बराबर ए हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट हो जाएगा और आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा। अभी डी आर बाई डी टी बचा हुआ है, पाई कांस्टेंट 2r का मान 8 पे निकालना है और डी आर बाई डी टी का मान 5 है भाई। ये हो जाएगा 8 5 40 दूनी 80 पाई मात्रक क्या सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का सेकेंड टाइम का। लो आ गया आंसर, अब हो गया ना, लग गया क्वेश्चन नंबर 5 लग गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। है क्या, कुछ नहीं है, 6 पे चलते हैं। 6 वाले कह रहे हैं एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, टाइम से बढ़ रही है त्रिज्या, तो डी आर बाई डी आर क्यों लगा रहे हो, जानते हो क्योंकि हर क्षण बदल रहा है और क्लच तभी तो निकाल रहे हो। 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड अगर कांस्टेंट हो जाता तब तो डी यू का कम नहीं पड़ता। कांस्टेंट चाहे कुछ भी हो, डी लगाने पर हर जगह सत्य होता है। जितने भी डी वाले फार्मूले हैं 1% नहीं गलत होते हैं। दर से बढ़ रहा है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है। परिधि की वृद्धि की दर पूछ रहे हैं जी। मान लो डी पी से परिधि दिखाते हैं, मैंने माना है कि परिधि होता है सरकमफेरेंस होता है, कुछ भी मान लो। तो डीपी बाई डी टी पूछ रहे हैं, तो डीपी बाई डी टी पूछने से पहले पी बताओ क्या होगा, परिधि बराबर डी बाई डी टी ऑफ 2 पाई आर होता है। तो ये हो जाएगा भाई 2 पाई और ये बचेगा डी आर बाई डी टी, खत्म तो होंगे नहीं। 2 पाई और डी आर बाई डी टी का मान कितना है 0.7 1.4 पाई, मात्रा क्या हो जाएगा परिधि सेंटीमीटर ही होगा और पर सेकेंड हो जाएगा। लो क्वेश्चन नंबर 6 भी लग गया, कुछ है ही नहीं तो मैं क्या करूं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक मजेदार क्वेश्चन हमको दिख रहा है बच्चों, जानते हो क्या लिखा है, एक आयत की लंबाई x, आयत बना लो आयत एक ठो, एक आयत की लंबाई जो x है ना, यह बोल रहे हैं 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। बड़ी दुख की बात है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि dx या लेंथ का काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। यानी कि dx बाई डी टी घट रहा है ना, तो माइनस में लेना पड़ता है, घटने किसी की वजह से। ये हो जाएगा, ये माइनस क्यों लिया, ये बता रहा है कि हम घट रहे हैं, बस यही कारण और कुछ नहीं है। मिनट है बेटा, सेकंड नहीं है, मिनट है, घट रही है। और चौड़ाई जो वाई जो हमारा वृत्त दिखा रहा है, ठीक है ना,
वो क्या हो रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है, यानी कि डी वाई बाई डी टी जो है ना 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अरे वाह, क्वेश्चन मज़ेदार, आसान सा है। पूछ रहे हैं तब आयत के परिमाप क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर बताओ। तो पूछ रहे हैं परिमाप को मान लो आप दिखा लो पेरीमीटर से, अगर परिमाप को आप दिखाओगे P से और क्षेत्रफल को दिखाओगे A से, तो पूछ रहे हैं व्हाट इज dP बाई डी टी एंड व्हाट इज dA बाई डी टी। आपको सब T पे है तो T पे निकालना है यार। तो dP बाई डी टी मैं बताऊं क्या होगा, पहले आप बताओ फार्मूला कि d बाई डी टी लग गया। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है आयत के, दो कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई यानी कि x प्लस वाई, दो कांस्टेंट है, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव लगाओगे तो dx बाई डी टी इनका होगा और dy बाई क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। दो लगा दिया, dx बाई डी टी का मान कितना है -5 और प्लस dy बाई डी टी का मान 4, ये आएगा -1 यानी कि -2 और इसका हो जाएगा सेंटीमीटर, परिमाप तो सेंटीमीटर और टाइम मिनट चल रहा है तो सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि क्या हो रहा है पेरीमीटर घट रहा है, 1 मिनट में -2 सेंटीमीटर घट जा रहा है पेरीमीटर। और अभी इसको मिटाओ ना, ये तो लग गया, अब एरिया निकालते हैं, इसको मिटा दूं। अब एरिया पे निकाल लो, dA बाई डी टी निकाल लो। इतना आसान अभ्यास मिल गया कि क्या बताऊं। dA बाई डी टी, तो ए पहले बताओ बेटा आपकी, ये हो जाएगा एरिया यानी कि x गुणे वाई, तो दो फलनों का अवकलन, प्रथम फलन सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फलन प्रथम का अवकलन। x की वैल्यू दिया होगा, परेशान ना हो, x बराबर 8 दिया है, y बराबर 6 दिया है, ठीक है ना, y बराबर 6 दिया है। क्वेश्चन लगाते लगाते हम हो जा रहे हैं बूढ़े। ये डी वाई बाई डी टी का मान कितना है 4 प्लस y का मान है 6 और dx का मान है, इसका मान -5, 32 - 30 यानी कि 2 बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। देखा, पर मिनट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया क्या हो जा रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लिखो, जो पूछ रहा है लगाओ फार्मूला। फार्मूला आपको मेंसुरेशन का सारा पता होना चाहिए। इसको हम चलते मिटाते हैं, चलते हैं आगे 8वें नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। आपको बस क्वेश्चन का लहजा, लैंग्वेज समझ में आ गया तो आप तो ये सब में एकदम महारत हासिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गुब्बारा गोलाकार है। अब देखो क्या कहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, गुब्बारे कई तरह के आते हैं, बेलन, गोला, तो गोला की बात कर रहा है। तो एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस पर सेकेंड भरकर फुलाया जाता है। 1 सेकेंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस, सेंटीमीटर क्यूब क्या है वॉल्यूम है, और बोल रहा है पर सेकेंड। अरे भाई 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड अगर लिख दिए तो यहाँ से हमको क्लू नहीं मिल गया कि वॉल्यूम यानी कि टाइम पर डिपेंड कर रहा है। पर सेकेंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब गुब्बारा फूल जा रहा है। तो गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करो, आर का मान 15 सेंटीमीटर। चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया कि dV बाई डी टी, मान लो गुब्बारे का क्या बोलते हैं त्रिज्या आर है, आर मान लो यार, तो हो जाएगा गुब्बारे का त्रिज्या क्या होता है वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई और आर क्यूब का टी के सापेक्ष, ये तो कांस्टेंट बाहर निकल गया, तो हो जाएगा 3r स्क्वायर। अब ये बचा आर तो टी पर डिपेंड कर रहा है ना, उसको थोड़ी गायब कर पाओगे। अब देखियो जरा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 पाई आर का मान 15 गुणे 15 और डी आर बाई डी टी हमसे पूछ ही रहे हैं और ये हमको मिला हुआ है 900। बिल्कुल मत घबराना। 15 15 225, चौका 900 होता है शायद। ये देखो 15 छक्का 90, 15 चौके 60, 4 से 4 बचा पाई, यानी कि डी आर बाई डी टी बराबर 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। आर रेडियस है तो सेंटीमीटर टाइम सेकेंड। ये डी आर बाई डी टी पूछ रहा है तो जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा वही इसने निकालना पड़ेगा। तो इन्फॉर्मेशन था, निकाल लिया आराम से। तो इस तरह हमारा 8 खत्म होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है वही हाल है, त्रिज्या परिवर्तनशील है यार।
त्रिज्या बदल रही है और आर मार्क आर का और पूरा पढ़ दूं मैं पहले। फिर कह रहे हैं कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर। हाई लो, अब फिर क्वांटिटी पे आ गया। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन, क्वांटिटी पे तो आसानी से लग जाता है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन, त्रिज्या के सापेक्ष आने की भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस बताना है। और आर का मान आपको दे रखा है बेटा 10 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, मान लो कि क्या गोला है ना, क्या है, गुब्बारा यानी गोला है, यानी कि गोले का त्रिज्या मान लो आर है। त्रिज्या मान लो गोले का क्या है, आर है, तो आप कहोगे dv बाई डी आर क्या आएगा, तो d बाई डी आर वॉल्यूम मतलब क्या, गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ये देखो 4/3 पाई कांस्टेंट है, टाइम्स यानी आर पे आर निकालना है तो ये जाएगा 3r का स्क्वायर। अब आर का आर करोगे तो 1 आ जाएगा। 3 से 3 कट्टे, 4 पाई आर का मान 10 गुणे 10, 10 दाइम 100, 400 पाई तनी मात्रा का होता हो तो सेंटीमीटर चल रहा है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। रेडियस है ना, टाइम मत लगाना, सेंटीमीटर। यानी कि 1 सेंटीमीटर अगर बढ़ रहा है त्रिज्या तो वॉल्यूम 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जा रहा है, ऐसा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व